नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। रिटायर्ड विंग कमांडर हैं और अभी मौजूदा में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अनुमा आचार्य जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम ईएमएस टीवी में। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, जिस तरीके से लोग जानते हैं, हमारे जो ऑडियंस है वो भी जानती है कि आप पहले मोदी प्रशंसक रही हैं और फिर एकदम से मोदी आलोचक या ऐसा कहें कि मोदी के सरकार के विरोध में आई हैं। तो सबसे पहले ये जानना चाहूंगा क्या कुछ कारण है इसके पीछे। आकाश, मैं सेना में 24 साल रही तो राजनीति और उसके बारे में कुछ खास पता नहीं था। और चूंकि हमारा देश एक लोकतंत्रात्मक देश था तो लोकतंत्र में रहने की आदत थी और उसमें नरेंद्र मोदी आए तो वो इतनी अच्छी एक चमकीली इमेज थी जिसको देख के मैं एक बार गुजरात भी गई तो मैं काफी प्रभावित हो गई। मुझे लगा जो दिख रहा है वही सही है और मैं बहुत प्रभावित हो गई। और फिर नरेंद्र मोदी जी से मिलने का मौका मिला तो मैं 7वें आसमान पे खुद को पा रही थी। फिर मैंने उनकी टीम के साथ काम किया गुजरात में और वहां जाकर मुझे कुछ सच्चाइयां दिखने लगी थी। मुझे ये दिखने लगे था कि महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी में एक्चुअली कोई जगह नहीं है। उनका उपयोग अलग अलग समय पर किया जाता है और इस बात से, चूंकि मैं फौज से आ रही थी और वहां पे मैं लीडरशिप रोल में रही थी, तो मुझे बहुत अजीब लगा, थोड़ा दमघोंटू माहौल लगने लगा। और धीरे धीरे मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी जी जब भी कोई महिला अत्याचार या कुछ होते थे तो जैसे अभी भी सन्नाटा है, वो कभी किसी ऐसे मुद्दे पर बोलते ही नहीं है। तो इन सब चीजों से मेरा मन बहुत दुखी भी हुआ और मेरे मन पे उनकी जो एक छाप थी, जो शायद बहुत सारे प्रचार के कारण भी थी, वो फिर हटी और फिर मुझे सच भी दिखने लगे। तो ऐसा कह सकते हैं कि आपको ये लगता है कि मोदी सरकार की कथनी और करनी में आपको कोई डिफरेंस नजर आता है? बहुत फर्क है, कथनी कुछ है, करनी कुछ है। अब मैं उन बातों पे नहीं जाऊंगी कि 15 लाख देने का वादा किया था, लेकिन मैं इस बात पे जरूर जाऊंगी कि जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भी, ये तीनों चीजें नदारद हो गई हैं हमारे देश से। विकास तो हम छोड़ ही दें, कुछ योजनाएं जो यूपीए के समय में चालू थी उन्हीं का दोबारा या तो उसका फाउंडेशन स्टोन करना या उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाना। राफेल भी पिछली सरकार के समय शॉर्टलिस्ट हो गया था। तो हर चीज का श्रेय लेने की जो बात है वो उनकी कथनी और करनी का अंतर बहुत साफ दिखा देती है। आपको लगता है अनुमा जी कि बीजेपी सरकार जब से आई है तब से हर मुद्दे को लेकर हिंदू मुस्लिम के आईने को लेकर ये दिखती है, हिंदू मुस्लिम तौर पे दिखती है बीजेपी? ना केवल हिंदू मुस्लिम, हमारे अपने घरों के अंदर, हमारे परिवारों के अंदर राजनीति बहुत घोर हो चुकी है और अपने ही लोगों को, जिनको हम बचपन से देखते आए हैं, उनके साथ हमारे मनभेद इतने बढ़ गए हैं। मुझे कई बार लगता है कि क्या राजनीति इतनी इंपॉर्टेंट है? और खास तौर पे वो लोग जो एपरेंटली, जो सामने आपसे समक्ष ये कहते हैं कि हमें तो राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं, 100% ये जान लीजिए कि उनके अंदर इतना जहर है कि वो कोई बात पर चर्चा नहीं करना चाहते जिनसे उनका भी मन व्यथित है। लेकिन उनके अंदर हिंदू मुस्लिम इतना ज्यादा घर कर गया है कि वो शायद आज के समय को समझ रहे हैं कि किसी तरह की हिंदुत्व की जीत है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि वो लोग लोकतंत्र भी पसंद करते हैं और अगर वो लोकतंत्र पसंद करते हैं तो आंखों देखा भी पता नहीं क्यों लोग नहीं समझ पा रहे कि उनके साथ ये ज्यादती हो रही है। हिंदू मुस्लिम तो एक मुद्दा है ही। यही पे ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपने कहा कि लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लोग ये सब क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि मोदी सरकार या बीजेपी की सरकार जो है वो ऐसा कर रही है? देखिए, 2014 के थोड़ा पहले एक एप्को वर्ल्ड वाइड नाम की कंपनी थी जिसको गुजरात मॉडल जो लेकर आई। असल में ये सारा किस्सा वहीं से शुरू होता है कि मार्केटिंग की जो सही टेक्निक उन्होंने शुरू की, सही इस लिहाज से कि उसका फायदा उनको तब भी हुआ और आज तक हुआ चला जा रहा है, क्योंकि एक गुजरात मॉडल करके फेमस किया गया, वो एप्को वर्ल्ड वाइड की कहानी थी। और उसके बाद सोशल मीडिया को हर जगह ट्रांसफॉर्म करते हुए हर जगह अलग अलग तरीके की पोस्ट बनने लगी। और ये तो मैंने अपने सामने गुजरात में देखा है किस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप्स, हर एक मेंबर को कहा जाता था कि आप हजार लोगों तक के आप व्हाट्सएप ग्रुप्स तैयार करिए और फिर उन तक जो मटेरियल जाता था, मैंने अपने सामने देखा है, अर्ध सत्य जाते देखा था शुरू में और बाद में तो ये हाल हुआ कि लोग व्हाट्सएप को सही मानने लगे और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के रूप में। तो
ये जो कहानी है ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की, एक सच्ची घटना से शुरुआत करके बीच में नरेटिव बदलते हुए और अंत में आपको किसी न किसी के प्रति घृणा के मुकाम पर ले आने की ये कहानी जब मोदी सरकार ने शुरू की, इसलिए देश में ये सारी चीजें हुई हैं। तो एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं कि जो मोदी सरकार है या बीजेपी है वो एक प्रकार से राजनीतिक पार्टी ना होकर एक ब्रांडिंग पार्टी हो गई है, मार्केटिंग कर रही है अपनी पार्टी की। बिल्कुल, आप देखिए मोदी जी के खुद के प्रचार में पिछले 6 सालों में 6,600 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं। आज भी हम जो पेट्रोल पंप देख लें, हम जो एयरपोर्ट देख लें, हर जगह नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती हुई एक लिखा होता है कि धन्यवाद मोदी जी। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि इस देश की मिट्टी को धन्यवाद देने के बजाय हम दिन भर एक प्रशंसा जीविता को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है। इस पूरी पार्टी ने सोशल मीडिया के ऊपर कब्जा करके और प्रचार के माध्यम से एक छवि बनाई है। वो छवि को इसीलिए वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में औचक प्रश्नों का जवाब जब देना पड़ता है तो उनकी खामियां निकल के सामने आ जाएंगी। तो प्रचार से जो छवि बनी है वो कहीं ना कहीं जब एकदम स्पॉन्टेनियस जवाब देने की बात आएगी तो वो बिल्कुल धूमिल पड़ जाएगी। अनुमा जी, जैसे कि आप रक्षा क्षेत्र से भी जुड़ी हुई हैं, तो रक्षा क्षेत्र को लेकर ये कहा जाता है जैसे सर्जिकल स्ट्राइक कराई थी मोदी सरकार ने, तो उसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाते रहते थे, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, विपक्ष ने सवाल उठाया कब था, जब संख्या बताई गई, 250 लोगों को, आतंकवादियों को मार डाला गया। आपने अगर वायुसेना अध्यक्ष का बयान सुना होगा तो उस बयान में बड़ा साफ था, हमें टारगेट दिया गया था, हमने उस टारगेट पर बम्बार्डमेंट किया और उस टारगेट को ध्वस्त कर दिया। वायुसेना अध्यक्ष ने एक बार भी ये नहीं कहा इतने लोग उतने लोग। ये तो गृह मंत्री अमित शाह, उस समय शायद वो गृह मंत्री नहीं थे, और उस समय उन्होंने 250 बोला, फिर कहीं किसी ने 300 बोला, 350 बोला। तब विपक्ष ने यह सवाल उठाया था कि यह संख्या के ऊपर सवाल किया था, लेकिन हर बार सरकार ने उसे इस तरह पोर्ट्रे किया कि सेना की योग्यता पर, क्योंकि मैं खुद सेना से आती हूं, तो सेना की योग्यता पर सवाल उठाते मैंने विपक्ष को कभी देखा ही नहीं। सेना के ऊपर नहीं, वो सवाल राजनीतिकरण के ऊपर उठाया था विपक्ष ने, और मैं समझती हूं वो आज भी लाजमी है। तो ये भी कह सकते हैं हम कि रक्षा क्षेत्र में भी आजकल राजनीतिकरण हो रहा है। एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वैसे तो हम फौज के अधिकारी, जो भी सरकार होती है, हम उसके साथ ही रहते हैं। उस तरह से आप अगर हमें विंग में बांटेंगे तो हम राइट विंग के लोग होते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, सेना के अंदर भी जाति और धर्म की बातें मुझे दूर से दिखने लगी हैं। हालांकि हो सकता है कि वो दूर से मेरा भ्रम हो, लेकिन सेना में भी जो हमारे सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, उनके अंदर मैं देखती हूं कि एक बहुत ज्यादा धर्म परायणता देख रही हूं। लोकतंत्र परायणता जो उनके अंदर हमेशा से होती थी, उसका थोड़ा अभाव हुआ है। और ऐसे करीब 40% सेवानिवृत्त अधिकारी हैं जो इसी हिंदू नैरेटिव्स के अंदर आए हैं। और मैं ऐसा मानती हूं कि जिन लोगों ने बचपन से अपनी संस्कृति को नहीं पढ़ा, वो लोग बहुत जल्दी इस तरह के प्रचार से प्रभावित हो रहे हैं, जो अपनी संस्कृति को जड़ों से जानते हैं। जैसे मैं बचपन से अपने परिवार में पढ़ते आई हूं अपनी संस्कृति के बारे में, वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में, तो मैं जानती हूं कि जो ओछा प्रचार करके जिस हिंदुत्व को हमारे देश पर लादा जा रहा है, वो हमारा सनातन धर्म नहीं कहता। हमारा सनातन धर्म सबको इंक्लूसिव करने वाला, सबको साथ लेके चलने वाला है, पर केवल नारे की तरह नहीं, असल में। दूसरी बात यहाँ पे ये एक चीज आई कि कोरोना हुआ, महामारी हुई, लॉकडाउन लगा, महंगाई बढ़ती गई, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इसको लेके आप क्या कुछ कहेंगे? ये मैं ऐसा मानती हूं कि मोदी सरकार को किसी चीज का इम्प्लीमेंटेशन नहीं आता है, लागू करने में वो बहुत कमजोर हैं। घोषणा सबसे पहले करते हैं, प्रचार उसके बाद करते हैं, उसमें सारा पैसा झोंक देते हैं। लेकिन जो एसओपी बनानी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसके ऊपर ना उनका ध्यान होता है और ना ही उसके ऊपर उनकी टीम लगती है। ये हमने कोविड काल में देखा कि जब हमने अलग अलग देशों से ऑक्सीजन की डिमांड करी और लोग हमें देने लगे, तो उस ऑक्सीजन को दिल्ली एयरपोर्ट से या बॉम्बे एयरपोर्ट से जहां जरूरत है वहां तक ले जाने के लिए किसी तरह का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं था, और उसके कारण ना केवल डिले हुआ, हमें
वहां पे स्टोरेज फैसिलिटीज क्या हैं उसके बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। तो एक तरह से पारदर्शिता का अभाव है, कम्युनिकेशन का अभाव है। कम्युनिकेशन के नाम पे वो केवल प्रचार करते हैं। ऐसा नहीं लगता कि आपको इतनी महंगाई हो गई है, बेरोजगारी है, पेट्रोल, डीजल, ईंधन, एलपीजी सबके दाम बढ़ गए हैं। आप चूंकि कांग्रेस प्रवक्ता है तो आपसे मैं सीधा सवाल ये करता हूं कि कांग्रेस इस सवाल को उठाने में और जनता के बीच समन्वय बैठाने में कहीं ना कहीं पीछे क्यों है? आपको मैं बताऊं, अभी जब कोविड की दूसरी लहर थी तो यूथ कांग्रेस जो थी उसको ही, यहां तक कि बीजेपी के नेता भी उनको टैग कर करके रिक्वेस्ट कर रहे थे। और जितना जमीनी काम उस समय यूथ कांग्रेस ने किया है वो बिल्कुल तारीफे काबिल है। लेकिन उसके बाद जो महंगाई की जो लड़ाई है, किसानों के साथ खड़े रहने की जो लड़ाई है, कांग्रेस इन सभी मुद्दों पर ना केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही, जमीनी लड़ाई में भी भाग लिया। राहुल गांधी जी ने सितंबर 2020 में किसान रैलियां की थी और उसके बाद ही किसानों ने अपने मुद्दे को हाथ में उठाया था, क्योंकि विपक्ष चूंकि सीटों के लिहाज से कमजोर था, इसलिए विपक्ष की बात सरकार सुन नहीं रही थी। राज्यसभा में भी ध्वनि वॉइस वोट से उसे पास किया था, जो कि अनप्रेसिडेंटेड था। अब भी अभी भोपाल में ही थोड़े समय पहले मैंने देखा कि यूथ कांग्रेस का बहुत बड़ा एक प्रदर्शन था, उनके ऊपर पानी डाला गया और बहुत सारे इस तरह की चीजें करी गई। तो विपक्ष है तो सही, लेकिन मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि चौथा स्तंभ बनता, उसने विपक्ष को दिखाना बंद कर दिया है, विपक्ष से सवाल पूछना शुरू कर दिया है, जो एक नई बात है। और विपक्ष और लोगों के बीच इतनी बड़ी साजिश है कि विपक्ष को ना केवल नाकारा दिखाया गया है, विपक्ष के प्रति एक ऐसा जहर डाल दिया गया है कि कांग्रेस मुक्त भारत इस तरह की जो बात करते हैं तो यहां सह अस्तित्व में नहीं रहेगी ये पार्टी, जानी दुश्मन की तरह ट्रीट करती है। इसलिए मीडिया को ऐड नहीं देती और मीडिया इसी डर से कि वो चलेगा नहीं, इस डर से विपक्ष को दिखाता नहीं है। विपक्ष है लेकिन विपक्ष को एक बड़ा मंच नहीं मिल रहा है। और लोगों के अंदर जिस दिन ये जहर निकल जाएगा, लोग जिस दिन लोकतंत्र को तरसने लगेंगे, उस दिन उन्हें दिखेगा कि कांग्रेस आज भी मोर्चा संभाले हुए है। अनुमा जी, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आखिरी, कि आप चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, विपक्ष एक बहुत मजबूत पार्टी है विपक्ष में कांग्रेस, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कांग्रेस अभी भी नेतृत्व विहीन है। नेतृत्व विहीन नहीं है कांग्रेस, लोकतंत्रात्मक है। राहुल गांधी जी अभी अध्यक्ष पद पर नहीं है, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी, और सारे लोग एक साथ हैं। हर चीज सलाह करके होती है, ना केवल अपनी पार्टी के साथ, दूसरी पार्टी के साथ भी। अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा कि राहुल गांधी जी ने सबको नाश्ते पर बुलाया था। तो कांग्रेस में नेतृत्व की कमी नहीं है। ये और बात है कि फॉर्मली डिक्लेयर करना है तो वो भी होगा, हम बहुत जल्दी ऐसा भी होता देखेंगे। अनुमा जी, मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थी एक्स विंग कमांडर हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अनुमा आचार्य जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि विपक्ष मौजूद है लेकिन कहीं ना कहीं अपनी बातें हम सामने रख पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया की कुछ गलतियां निकल के सामने आ रही हैं। फिलहाल खास मुलाकात में इतना ही। नमस्कार।